हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण यूनिट फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण क्या होता है? पदार्थों के प्रावस्था संतुलन वक्र को अवकलन समीकरण के रूप में व्यक्त करने वाला समीकरण क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण कहलाता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा पदार्थ के प्रावस्था संतुलन वक्र क्या होता है। कोई पदार्थ है, उसका किसी निश्चित उसके लिए दाब और ताप के मध्य एक आलेख खींचें, जबकि पदार्थ की प्रावस्थाओं के गिब्स फलन प्रति अणु ऐसा आलेख जिस पर G1 बराबर G2 हो। तो ऐसा जो कर्व है, ये जो वक्र है, ये क्या है? पदार्थ का प्रावस्था संतुलन वक्र है। तो जो ये प्रावस्था संतुलन वक्र है, इस वक्र को अवकलन समीकरण के रूप में व्यक्त करने वाला समीकरण, उसको क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण कहते हैं। तो इस अवकलन समीकरण को हम डिराइव करते हैं। तो इसके लिए हम मानेंगे ये कर्व पे कोई दो बिंदु हैं, V तथा C, और B और C के मध्य अल्पांश दूरी है। बिंदु B पे हमने माना कि ताप T है और दाब P है, और ये अल्पांश दूरी पर स्थित है B और C। तो बिंदु C पर ताप हमने माना कि यहाँ पे तो T है और दाब P है, तो यहाँ पे ताप क्या होगा? T प्लस dt और दाब होगा P प्लस dP। तो माना प्रावस्था संतुलन वक्र पर अल्पांश दूरी पर कोई बिंदु B तथा C हैं। अब मानेंगे कि बिंदु B पर ताप T एवं दाब P हैं, तथा बिंदु C पर ताप D प्लस dt एवं दाब P प्लस dP है। तो अब हम जानते हैं कि प्रावस्था संतुलन वक्र के हर पॉइंट पर G1 बराबर G2 होता है। तो प्रावस्था संतुलन इस पर ये जो कर्व है, इसके हर बिंदु पर पदार्थ की दोनों प्रावस्थाएं संतुलन में या सह अस्तित्व में होती हैं। तो संतुलन अवस्था में हम बिंदु B के लिए लिख सकते हैं G1 इक्वल्स टू G2। अब G1 इज अ फंक्शन ऑफ ताप T एंड प्रेशर। G1 इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। G1 है, G1 क्या है यहाँ पे? G1 एंड G2, यह है गिब्स फलन प्रति अणु। तो संतुलन अवस्था में बिंदु B पर G1 बराबर G2, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1। तथा संतुलन अवस्था में बिंदु C पर भी G1 बराबर G2 होगा। अब बिंदु C पर ताप है T प्लस dt और दाब है P प्लस dP। ठीक है, तो G1 बराबर G2। बिंदु C पर G1 किसका फंक्शन होगा? ताप और दाब P का, और ऐसे G2 वो भी ताप T प्लस dt का और दाब P प्लस dP का। इसको इक्वेशन हमने 2 दे दिया। अब जब हम B से C तक जो अल्पांश दूरी है, इसमें परिवर्तन के साथ में हमने कहा कि ताप तो T से T प्लस dt हो जाता है। ताप किस तरह से चेंज होता है? T प्लस dt, और दाब होता है P प्लस dP। तो उसी तरह से हम कह रहे हैं कि ताप एवं दाब में परिवर्तन के कारण उनके गिब्स फलनों में परिवर्तन क्रमशः dG1 एवं dG2 हो। तो बिंदु B से C में टेम्परेचर चेंज हुआ T से T प्लस dt, और प्रेशर चेंज हुआ P टू P प्लस dP। ऐसे ही गिब्स फलन प्रति अणु, इनमें चेंज G से यहाँ से यहाँ तक जाने में चेंज मान लो dG1 हुआ, और G2 में
dg1 एवं dg2 चेंज हुआ। तो बिंदु सी पर हम कैसे, बिंदु सी पर तो हम बिंदु सी पर जीवन को किस तरह से लिख सकते हैं, टी प्लस, बिंदु सी पर जीवन क्या होगा, ताप और दाब का फंक्शन। तो बिंदु सी पर ताप है टी प्लस डी टी और दाब है पी प्लस डी पी। इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, बिंदु बी पर गिब्स फलन जीवन के इक्वल प्लस यहाँ से यहाँ तक जाने में जीवन में चेंज कितना हुआ, डी जीवन, तो जीवन प्लस डी जीवन। और बिंदु बी पर भी जी है, जी इज ए फंक्शन ऑफ, जी किसका फंक्शन होता है, जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, जी होता है, फंक्शन होता है टेम्परेचर और प्रेशर का। तो ये जो प्रावस्था संतुलन वक्र है पी और टी में, ये बी ये सी, यहाँ पे टेम्परेचर है टी, प्रेशर पी, यहाँ पे टी प्लस डी टी और टेम्परेचर और प्रेशर है पी प्लस डी पी। यहाँ से यहाँ तक जाने में dg1 चेंज हुआ और g2 में चेंज हुआ dg2। तो बिंदु इसके जो ये कर्व है, इसके हर पॉइंट पर क्या होता है, g1 बराबर g2। तो बिंदु B पर g1 बराबर g2, इसे लिख सकते हैं g1 इज ए फंक्शन ऑफ t एंड p इक्वल्स टू g2 इज ए फंक्शन ऑफ t एंड p। इसी प्रकार बिंदु C पर भी क्या होगा, g1 बराबर g2। और बिंदु C पर g1 किसका फंक्शन होगा, ताप और प्रेशर का। तो यहाँ पे ताप है T प्लस डी टी और प्रेशर है P प्लस डी पी इक्वल्स टू g2। बिंदु C पर वही टेम्परेचर कितना है T प्लस डी टी और प्रेशर P प्लस डी पी। अब इसको हमने इक्वेशन 1 दिया, इसको इक्वेशन 2। अब g1 इस इक्वेशन को हम, या इक्वेशन 2 के मतलब g1 क्या है, बिंदु C पर g1, ये है बिंदु C पर g2। और इस कर्व के हर पॉइंट पर g1 बराबर g2 होता है, तो C पर g1 और g2 बराबर होंगे। अब बिंदु C पर g1 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, बिंदु C पर g1 को बिंदु C पर g1 इक्वल होगा बिंदु B पर g1 के इक्वल g1। B पर टेम्परेचर और प्रेशर कितने हैं, T और P, प्लस बिंदु B से और C तक जाने में चेंज कितना हुआ g1 में, dg1। इसको इक्वेशन 3। ऐसे ही बिंदु C पर g2 की वैल्यू को किस तरह से लिख सकते हैं, बिंदु C पर g2 होगा, g2 इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो C पर टेम्परेचर कितना है T प्लस डी टी और प्रेशर है P प्लस डी पी। वो किसके इक्वल होगा, g2 एट पॉइंट बी पर है, टेम्परेचर और प्रेशर कितने हैं T एंड P, प्लस B से C तक जाने में g2 में जो चेंज हुआ वो कितना चेंज है, dg2 प्लस dg2। यहाँ से हमें मिल गई इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 3 एंड 4 सेम। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं कि इक्वेशन 3 और 4 से वैल्यू पुट कर दी हमने, इक्वेशन 3 और 4 से वैल्यू पुट करी इक्वेशन 2 में। तो क्या आ गया, g1 की वैल्यू रख दी यहाँ पे, g1 की वैल्यू रख दी ये वाली, g1 t एट
फिर जी टी की वैल्यू जी टू टी प्लस डी टी पी प्लस डी पी की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 4 से जी टू टी पी प्लस डी जी टू। इक्वेशन 3 एंड 3 एंड 4 से वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करने पर अब इक्वेशन नंबर 1 से जी वन टी एन पी जी1 फंक्शन ऑफ टी एन पी इक्वल्स टू जी2 इज फंक्शन ऑफ टी एन पी। तो ये दोनों बराबर हैं, तो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं डी जी वन इक्वल्स टू डी जी टू। अतः हमारा इक्वेशन क्या आ गया, डी जी वन इक्वल्स टू डी जी टू। जहाँ जी डी जी वन इक्वल्स टू डी जी टू। अब जी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, जी सिंस वी नो गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन इक्वल किसके इक्वल होता है, पदार्थ में अणुओं की संख्या और प्रति अणु गिब्स फलन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जी बराबर स्मॉल जी इक्वल्स टू जी अपॉन एन। तो इन जनरल हम लिखेंगे प्रावस्थाओं के लिए जी आई इक्वल्स टू कैपिटल जी आई अपॉन एन आई। यहाँ पे जी आई है गिब्स फलन, गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन, और स्मॉल जी है गिब्स फलन प्रति अणु, और जी आई है ई आई प्लस पी वी आई माइनस टी एस आई। तो यहाँ से हो गया सी आई इक्वल्स टू ई आई प्लस पी वी आई कैपिटल वी आई माइनस टी कैपिटल एस आई अपॉन एन आई। और अपन ने यहाँ पे ई आई अपॉन एन आई को लिख दिया एप्सिलॉन आई या स्मॉल ई आई, और कैपिटल वी आई अपॉन एन आई को स्मॉल वी आई से, ऐसे ही कैपिटल एस आई अपॉन एन आई को स्मॉल एस आई से। तो ये इक्वेशन, तो यहाँ से हमें मिलेगा स्मॉल जी आई बराबर एप्सिलॉन या स्मॉल ई आई प्लस कैपिटल पी स्मॉल वी आई माइनस कैपिटल टी स्मॉल एस आई। ये हो गया अपना इस इक्वेशन 6। एक बार फिर से देख लेते हैं, डी जी वन बराबर डी जी टू आ गया था। फिर हमने जी को डिफाइन किया कि कैपिटल जी होता है स्मॉल जी इंटू कैपिटल एन। गिब्स फलन, गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन किसके बराबर होगा, गिब्स फलन प्रति अणु इंटू पदार्थ में अणुओं की संख्या के बराबर। यहाँ से स्मॉल जी किसके बराबर हो गया, जी कैपिटल जी अपॉन एन। इसको प्रावस्थाओं के लिए आई से दर्शा दिया कि जी आई इक्वल्स टू
कैपिटल जी आई अपॉन एन आई। अब जी आई क्या होता है, गिब्स फलन प्रति अणु ई प्लस पी वी आई माइनस टी एस आई। यहाँ आपने एन आई लिख दिया। अब कैपिटल लेटर्स को ई आई अपॉन एन आई को हमने बोल दिया स्मॉल ई आई, कैपिटल वी आई अपॉन एन आई को स्मॉल वी आई से, ऐसे ही कैपिटल एस आई अपॉन एन आई को स्मॉल एस आई से। तो हमें मिल गया स्मॉल जी आई इक्वल्स टू स्मॉल ई आई प्लस कैपिटल पी वी आई माइनस कैपिटल टी स्मॉल एस आई। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 6 का हम जब अवकलन करेंगे तो मिलेगा हमें डी जी आई बराबर डी ई आई प्लस एक बार p को कांस्टेंट रख के वी आई का कर दिया, दूसरी बार बी आई को कांस्टेंट रख के p का कर दिया, माइनस एक बार t को कांस्टेंट रखा एस आई का कर दिया, फिर एस आई को कांस्टेंट रखा t का कर दिया। तो ये वाली टर्म मिल गई हमने। अब ऊष्मागतिकी के प्रथम एवं द्वितीय नियम से क्या होता है, टी डी एस बराबर डी ई प्लस पी डी वी। यहाँ से डी ई आई की वैल्यू मिल गई अपन टी डी एस माइनस पी डी वी। अब डी ई की वैल्यू, ये डी ई आई की वैल्यू यहाँ से इस वाली इक्वेशन से हमने इस वाली इक्वेशन में रख दी। तो इस इक्वेशन में रखने पर टी डी एस माइनस पी डी वी, तो इस माइनस पी डी वी से ये वाला प्लस पी डी वी, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे, डी ई की वैल्यू रखने पर सिर्फ बचेगा हमारे पास टी डी एस, ये वाली टर्म बचेगी। इसकी डी ई आई की यहाँ से वैल्यू रखने पर हमें डी ई आई यहाँ से हो गया टी डी एस माइनस पी डी वी। तो ये वाली वैल्यू यहाँ जब यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा टी डी एस आई माइनस पी डी वी आई। तो ये पी डी वी आई से ये वाला कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप हो गई डी जी आई बराबर टी डी एस आई प्लस वी आई डी पी माइनस टी डी एस आई माइनस एस आई डी टी। अब ये टी डी एस से ये टी डी एस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। तो नेक्स्ट स्टेप होगा अपना डी जी आई बराबर वी आई डी पी माइनस एस आई डी टी। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 7। अब आई बराबर 1 रखने पर क्या होगा, डी जी वन बराबर वी वन डी पी माइनस एस आई की जगह रख दिया 1 एस वन डी टी। इसे नाम दे दिया हमने इक्वेशन 8। ऐसे ही आई बराबर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, डी जी टू इक्वल्स टू वी टू डी पी माइनस आई की जगह रख दिया अपन ने 2 तो एस टू डी टी। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 9। अब इक्वेशन 5, इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9। तो इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 में क्या है, डी जी वन और डी जी टू की वैल्यू। तो डी जी वन और डी जी टू की वैल्यू इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 से इक्वेशन 5 में पुट करने पर हमें मिलेगा डी जी वन, यहाँ से डी जी वन की वैल्यू पुट कर दी इक्वल्स टू डी जी टू की वैल्यू यहाँ से। अब डी पी की टर्म्स को एक साइड में ले लिया हमने और डी टी को एक साथ में ले गया। डी टी की टर्म, डी टी के पदों में जो टर्म है उनको एक साइड लेके चले गए और डी पी वालों को एक साइड में। तो वी टू डी पी, ये वी वन डी पी को इधर ले गए तो वी टू डी पी माइनस वी वन डी पी इक्वल्स टू एस टू को इधर लेके आ गए तो एस टू डी टी माइनस एस वन डी टी। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया डी पी तो वी टू माइनस वी वन इक्वल्स टू, यहाँ से हमने कॉमन लिया डी टी तो यहाँ हो गया एस टू माइनस एस वन। और इस इक्वेशन से नेक्स्ट स्टेप हमने लिखा डी पी बाई, इसको इधर लेके आ गए नीचे, डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू एस टू माइनस एस वन बाई, इसको नीचे लेके चले गए, ये इसके नीचे आ जाएगा वी टू माइनस वी वन। तो ऐसे हमें मिल गई इक्वेशन 10। अब प्रावस्था संतुलन वक्र पर
ये जो पदार्थ का ये प्रावस्था संतुलन वक्र है, इस पर दोनों प्रावस्थाएं संतुलन में होती हैं, सह अस्तित्व में होती हैं। तो प्रावस्था जब परिवर्तन होती है तो जो प्रावस्था पदार्थ की प्रावस्था या फेज चेंज होगी तो उस टाइम पे या तो ऊष्मा का अवशोषण होगा या ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। तो जब प्रावस्था परिवर्तन के समय ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है तो जो ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होती है उसे हम पदार्थ की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। अब माना हमने कि पदार्थ प्रावस्था 1 से प्रावस्था 2 में रूपांतरित होता है और इस रूपांतरण से पदार्थ द्वारा अवशोषित ऊष्मा प्रति मोल, मतलब पदार्थ का प्रति मोल L12 ऊष्मा अवशोषित करता है। तो प्रति मोल पदार्थ की एंट्रोपी में परिवर्तन को हमने लिखा NS2 - S1 इक्वल्स टू dQ12/T इक्वल्स टू L12/T। अब ये इक्वेशन कैसे आया? क्योंकि हम जानते हैं कि एंट्रोपी में चेंज को किस तरह, एंट्रोपी में परिवर्तन को हम लिखते हैं डेल S बराबर डेल Q/T। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि पदार्थ प्रावस्था 1 से पदार्थ की प्रावस्था 1 से जब 2 चेंज होती है तो उस टाइम पदार्थ के प्रति मोल द्वारा अवशोषित ऊष्मा कितनी है? प्रति मोल द्वारा अवशोषित ऊष्मा है L12। तो N मोल के लिए हमने कैसे लिखा? प्रावस्था 1 से 2 में रूपांतरित होती है तो पदार्थ के प्रति मोल द्वारा अवशोषित ऊष्मा कितनी है? L12। हमने लिखा ना यहाँ पे कि प्रावस्था 1 से प्रावस्था 2 में रूपांतरण से पदार्थ द्वारा अवशोषित ऊष्मा